फिनेंशियल ईयर 25-26 कंप्लीट हो चुका है। ITR 1, ITR 2 और सेक्शन 44 AD के रिटर्न्स ऑफ फाइल भी हो चुके हैं। अब बारी है अपने बुक्स फाइनलाइजेशन करने की, यानी कि जिस फर्म, जिस कंपनी या किसी भी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, उनके लिए अब बुक्स फाइनल करने की बारी आ चुकी है। अब सर हमें अपनी बुक्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ले जानी होगी और उनसे हमको अपनी बुक्स फाइनल करवानी होगी और बुक्स फाइनल करके एक प्रॉफिट फाइल करके उसका टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करना होगा। यह सब काम कौन करता है सर? यह सब काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। लेकिन जब हम अपनी बुक्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में लेके जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बुक को चेक करता है, उसकी स्क्रूटनी करता है और स्क्रूटनी में बहुत सारी मिस्टेक निकालता है और फिर वो आपको बोलता है कि सर ये सब कुछ अब करके लेके आइए, या फिर आपको 2 वर्ड सुना देता है कि सर ये सब काम मेरा नहीं है और इतना नॉलेज भी नहीं है कि आपको कि इतना बेसिक का काम है, ये काम तो आपको करके आना चाहिए। तब हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमें इतना भी नॉलेज नहीं है कि हम किसी बुक्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ले जाने से पहले थोड़ा सा और अच्छी तरीके से उस बुक्स को बना दें। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपनी बुक्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ऑडिट करने के लिए ले जाने वाले हैं तो इसके पहले आपको यह काम जरूर कर लेना है, ताकि क्या होगा, इससे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी लगेगा कि नहीं यार मेरा अकाउंटेंट वास्तव में बहुत टैलेंटेड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है ना सर, वो होता है ओपनिंग बैलेंस मैच विथ प्रीवियस ईयर ऑडिटेड डेटा। हम बात कर रहे हैं सर फिनेंशियल ईयर 25-26 की। 24-25 की जो आपकी बुक्स ऑडिट हुई होगी वो बुक्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसके वहां पर बुक्स फाइनल की होगी और वो डेटा शायद आपके पास में अभी तक आया है या फिर नहीं आया होगा। यानी कि जो डेटा आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेंड किया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनमें बहुत सारी एंट्रीज करके उस डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं, वो अगर आपने आपकी बुक्स के अंदर चेंज नहीं किए हैं तो जो ओपनिंग बैलेंस है आपका 1 अप्रैल 2025 का, वो और ऑडिटेड बैलेंस शीट जो आपके पास में होगी उसमें डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को फाइंड करके आपको दोनों को सेम कर लेना है। यानी कि आपकी टैली की जो बुक्स होगी उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ओपनिंग P&L का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो सब कुछ आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर है उसके हिसाब से प्रॉपर मैच होना चाहिए। अदरवाइज जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएंगे आपके जो उनके आर्टिकल से सबसे पहले यही काम करेंगे। तो आपको पहला काम ये करना है। दूसरा सर आता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर आप सोचते होंगे हम तो बैंक रिकंसिलिएशन एवरी मंथ करते हैं, एंड ऑफ द ईयर करने की कहां जरूरत है। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई चेक दिया था सर जनवरी मंथ में और वो चेक 90 डेज के अंदर क्या होता है सर, वैलिड रहता है। 90 डेज के बाद में वो चेक क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप बुक्स फाइनल कर रहे हैं, कब फाइनल कर रहे हैं सर, बुक्स फाइनल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जुलाई या अगस्त मंथ में आप फाइनल कर रहे हैं। अब वो चेक 90 डेज के अंदर क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? आपने तो एंट्री फरवरी में एक्सपेंसेस में पास कर दी थी, लेकिन 90 डेज के अंदर क्या वो चेक पास हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो उस एंट्री को आपको डिलीट करना होगा। ये चीज आपको समझनी है सर। ऐसा नहीं है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 31 मार्च को चेक दिया, 31 मार्च से 90 डेज कब होते हैं? जब भी 90 डेज होंगे, 90 डेज के अंदर अगर वो चेक इशू हुआ है और क्लियर हो चुका है तो आप उस एंट्री को अपनी बुक्स में रखिए। अदरवाइज अगर वो चेक 90 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ है तो उस एंट्री को आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है सर आपका रिकंसाइल, यानी कि अगर हमें अपनी सेल्स, परचेज, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स विथ जीएसटी रिटर्न्स, सर हमने जो भी जीएसटी के रिटर्न्स फाइल किए होंगे, उस रिटर्न को हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करना है। किसके साथ करना है? हमारी जो भी बुक्स होगी, बुक्स के अंदर हमने जो सेल्स किया होगा, सेल्स की एंट्री होगी, वो हमें रिकंसाइल करना है सर GSTR 1 से। प्रॉपर आपका मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? फिर आपको करना है सर आपका इनपुट आपको मैच करना है सर आपके परचेज से। फिर आपको मैच करना है सर आपका GSTR 2 भी ये मैच हो जाएगा। फिर आपको GSTR 3 भी मैच करना है। GSTR 3 में अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कुछ एंट्रीज की है तो वो आपको देखनी है। अगर आपने कोई ITC रिवर्स की है फिर आज से आपने उसको रिक्लेम किया हुआ है तो वो स्टेटमेंट आपको देखना है। क्रेडिट लेजर देखना है, कैश लेजर देखना है। ये सब कुछ आपको क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक आपको उसको प्रॉपर रिकंसाइल करना है।
आपकी बुक्स के अंदर एज ए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो फिगर है वो फिगर आपकी बुक्स के हिसाब से मैच होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर आउट सस्पेंस अकाउंट इफ एग्जिट, अगर आपकी बुक्स में किसी अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है सर, सब कुछ सस्पेंस में डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन उसको एबीसी बोलता है, कोई पर्सन उसको सस्पेंस बोलता है, तो ये अपने अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। फॉर एग्जांपल किसी इंप्लॉयर ने, किसी पर्सन ने आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और बैंक में एंट्री आ गई थी, आपको पता भी नहीं है कि उसका क्या है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने उसको क्या कर दिया, सस्पेंस में डाल दिया। अब उस सस्पेंस को आपको क्लियर करना है, तो ये सस्पेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बुक्स ले जाने से पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो बाद में तो करवाना ही वाला है। इससे बेटर ये रहेगा कि पहले आप कर लो। स्टॉक एज शोन एंड कॉस्ट ऑन एनआरवी विच एवर इज लोअर, सर एंड ऑफ द ईयर आपको स्टॉक वैल्यूएशन करना होगा। स्टॉक वैल्यूएशन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं मेरा सर एक्सेस स्टॉक तो नहीं दिख रहा है। अगर आप कोई ईएमआई पे गुड सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर आपका बारकोड से स्कैन होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट का जगह अगर आप कोई भी डालते हैं बारकोड, अगर नहीं डालते हैं तो वो स्टॉक नहीं लेता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से आपके पास में जितना गुड्स है उतना ही स्टॉक है। अदरवाइज अगर आपके पास में स्टॉक ज्यादा होगा और गुड्स इतना नहीं होगा तो हो सकता है कि बाद में अगर कोई भी नोटिस आए या फिर कोई भी चीज अगर देखने के लिए आए और आपके पास में स्टॉक ना हो, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्सट्रैक्ट कस्टमर एंड वेंडर लेजर एंड सेंड बैलेंस कंफर्मेशन लेटर टू देम, सर आपके जो सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उनके हिसाब से जो बैलेंसेज है उन बैलेंसेज को प्रॉपर तरीके से मैच कर ले। उनका स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये एक बार जरूर देख लें। अगर आपके सन्ड्री डेटर्स है तो उनको आप अपने स्टेटमेंट सेंड कर दीजिए, और अगर आप क्रेडिटर्स हैं तो सामने वाले पर्सन से क्रेडिटर्स के जो स्टेटमेंट है वो आप मंगवा लीजिए और प्रॉपर तरीके से उसको मैच करके रिकनसाइल कर दीजिए। कैश एक्सपेंसेस आर विद लिमिट नो नेगेटिव कैश बैलेंस थ्रू आउट द ईयर, सर कैश के अंदर ध्यान हमें समझ रखना होता है कि सर हमारी बुक्स के अंदर किसी भी दिन कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो 10,000 रुपीज से ज्यादा है, या फिर अगर हमने क्या होता है वो फ्रेट चार्जेस अगर हमने पे किए हो तो 30,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू तो नहीं है। बस ये आपको देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि किसी भी दिन मेरा कैश नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। अदरवाइज सर क्या होगा, वो एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। ऑल न्यू एसेट्स परचेज प्रॉपरली कैपिटलाइज रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पास ऑन द WDV मेथड, अगर सर आपने कोई भी एसेट परचेज किया हुआ है वो एसेट्स प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइज यानी कि बैलेंस शीट में आप उसको लेके गए हो या नहीं गए हो, अदरवाइज कहीं आपने उसको परचेज में तो नहीं लेके गए हो, तो वो भी आपको चेक करना है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या होता है, आया परचेज में डाला, आया परचेज में डाला, ऐसा नहीं करना है सर। आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि उसका नेचर क्या है। अगर उसका नेचर कैपिटल एसेट का है, वो एसेट है आपकी, फिक्स एसेट है, तो उसको आप कहां पर लेके जाएंगे, फिक्स एसेट में, और फिर उसके ऊपर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 180 डेज से ज्यादा अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ है, यानी कि अगर आपने 180 डेज से ज्यादा अगर आपने उसको यूज किया है तो 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और अगर इससे लेस किया है तो 50%। WDV मेथड से आप यहां पर यूज करोगे, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आएगा सर इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल ऑन लोन्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली रिकॉर्डेड, सर अगर आपकी बुक्स में एज ए सिक्योर्ड लोन के अंदर कुछ लोन्स दिख रहे हैं जो आपने बैंक से ले रखे हैं, तो उस बैंक के अंदर आपने अभी तक क्या किया होगा, सिर्फ ईएमआई की एंट्री ही की होगी, उसमें इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आपने नहीं किया होगा। तो लोन स्टेटमेंट एक बार आप मंगवा लीजिए। लोन स्टेटमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फिगर को दोनों को बाइफरकेट करते हुए लोन को आप पीएनएल में लेके जाइए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लोन में से माइनस कर दीजिए, और अपने स्टेटमेंट के हिसाब से लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से मैच कर दीजिए। तो ये काम भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट आता है सर मेक प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आर प्रॉपर्ली बाइफरकेटेड इनटू प्रीपेड एंड सैलरी फॉर द मंथ फॉर मार्च और पेड इन अप्रैल ऑन आउटस्टैंडिंग। सर आपको क्या करना है, 31 मार्च तक अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप अप्रैल में पे कर रहे हो, मई में पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस आपके बुक हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस एक्सपेंसेस के लिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करनी होगी। सर कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो हम पहले कर देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमको बाद में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंश्योरेंस का पेमेंट किया 1 जनवरी को, तो इंश्योरेंस 12 महीनों का होता है, तो 3 महीने तो हमारे इस साल के होंगे, 9 महीने हमारे नेक्स्ट ईयर के होंगे, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको हम नेक्स्ट ईयर को रीफॉरवर्ड करना होगा। तो ये चीजें भी आपको एंड ऑफ द ईयर करके जानी है। ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, अदर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस इंटरली प्रॉपर्ली पास। सर आप ऑडिट कर रहे हो अभी अगस्त में, लेकिन आपको 31 मार्च के पहले ऑडिट फीस की एंट्री पास करनी होगी, उसका प्रोविजंस भी आपको प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है। प्रीवियस ईयर का कोई प्रोविजन पास किया होगा, इस साल पेमेंट किया है तो उसको एडजस्ट करना है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
If personal expenses are debited to P&L account at the time of calculation of profit for the purpose, tax expenses should be added back to प्रॉफिट। सर अगर आप कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो या फिर किसी पार्टनरशिप की कर रहे हो और ऐसे केसेस में किसी पार्टनर के या किसी प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस को अगर आपने अपनी बुक्स पीएनएल के अंदर डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस को, तो वो आपको चेक करके उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस आपकी बुक्स के नहीं है। वो एक्सपेंसेस किसके हैं सर? वो एक्सपेंसेस हैं आपके बिजनेस के, तो सॉरी पर्सनल के हैं, तो वो आपको वहां पर ले जाना है। चेक पेटी कैश एक्सपेंसेस, सर अगर आप कोई पेटी कैश मेंटेन कर रहे हैं तो उसके भी एक्सपेंसेस प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना। कंपेयर एक्सपेंसेस विद द प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस ऑन द टर्नओवर, इफ यू फाउंड एनी मेजर वेरिएशन एनी लेजर देन चेक अगेन करेक्टनेस, रिकॉर्ड द रीजन ऑफ द वेरिएशन। सर अपनी जो बुक्स है, अपना जो प्रॉफिट रेशो है, चाहे वो सेल्स रेशो है, क्लोजिंग स्टॉक का रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, क्लोजिंग स्टॉक का रेशो है, वो सब आप प्रीवियस ईयर की बुक्स के हिसाब से कंपेयर कर लें कि दोनों के हिसाब से वेरिएशन कोई ज्यादा तो नहीं है। हो सकता है कि सर प्रीवियस ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10% था और इस बार आप सोच रहे हो कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट 7% रखूं, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इन चीज को भी आपको ध्यान रखना है। कन्फर्म टीडीएस ऑन स्पेसिफाइड पेमेंट डिडक्टेड एंड पेड टू ड्यू डेट। सर अगर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी, अगर हम कंपनीज की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करें, एलएलपी की बात करें, तो उनके लिए टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट मंथ के 7 डेज को पेमेंट करना होता है, फिर क्वार्टरली उसके रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, यानी कि ये सभी कंप्लायंसेस टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने किसी भी पर्सन का टीडीएस डिटेक्ट किया है और पेमेंट नहीं किया है या रिटर्न्स फाइल नहीं किए, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। अगर आपने किसी का टीडीएस डिटेक्ट किया होगा और रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर उसका पेमेंट नहीं किया है, तो एक्सपेंसेस 30% एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाता है। यानी कि अगर आपको जिस एक्सपेंसेस का टीडीएस भी डिटेक्ट करना था वो आपने नहीं किया, 30% एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। TDS receivable should be matched with 26AS। सर अगर आपका किसी अदर पर्सन ने TDS डिडक्ट किया हुआ है जो आपके 26AS के अंदर मैच कर मतलब शो कर रहा है या फिर AIS रिपोर्ट के अंदर कर रहा है। सर अगर आप एक अकाउंटेंट है, आपके पास में इनकम टैक्स पोर्टल का आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मंगवा लीजिए, 26AS मंगवा लीजिए या फिर TDS सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए, AIS प्रॉपर तरीके से मंगवा लीजिए और AIS 26AS और इन तरीकों को आप अपनी बुक्स के हिसाब से मैच कर लीजिए कि जो आपके 26AS के अंदर जो TDS TCS शो कर रहा है, क्या वो आपकी बुक्स के अंदर एज ए TDS शो कर रहा है जो करंट एसेट्स के अंदर, जिसका आप आगने वाले समय में जब आप रिटर्न्स फाइल करोगे तब आप इनकम टैक्स पेबल के सामने उसको एडजस्ट कर पाओ, या अगर आपका इनकम टैक्स पेबल 0 आज का उसको रिफंड ले पाओगे, ये प्रॉपर आपको चेक करना है। नेक्स्ट, PAPSIC अंदर स्टेटरी ड्यूज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड पेड विद इन द ड्यू डेट। सर अगर आपके ऊपर PAPSIC की लायबिलिटी है तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। नरेशन स्पेसिफाई विद ईच अदर एंट्री और नॉट। सर कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है, उसके नरेशन भी प्रॉपर तरीके से आपको लिख के रखने हैं। कंपेयर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो विद लास्ट ईयर, फाइंड मेजर वेरिएशन, डिस्कस द मैनेजमेंट। अगर ज्यादा वेरिएशन आ रहा है अपने मैनेजमेंट से आप डिस्कस करें। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहे हो। पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, क्या वो जो रेशो है जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग दे रहे हो, क्या उसके ऊपर आपने TDS डिडक्ट किया था या फिर नहीं किया था, पार्टनर्स को जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर TDS डिडक्ट किया है या फिर नहीं किया है, ये कंप्लायंसेस भी आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर टोटल 20 ट्रांजैक्शन ऐसे दे रखे हैं जो आपको अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ले जाने से पहले अपने को करने हैं। अगर आप यह सब कुछ प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स। यह कोर्स आपको आपकी एक जीन्स की प्राइस के बराबर भी नहीं है। जीन्स की प्राइस भी आजकल जीन्स भी 2 से 3 हजार रुपए के आते हैं, आपको मिल रहा है ओनली फॉर 549 रुपीज में। 549 रुपीज में आपको मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी की प्रॉपर लेटेस्ट अपडेट के साथ में जो आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनती है, जो T फॉर्मेट में नहीं बनने के शेड्यूल 3 जो नोट्स के हिसाब से जो बैलेंस शीट बन रही है उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन टेली प्राइम के अंदर क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर फाइनल करना सिखाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे रखी है या फिर आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रखा है, उस कांटेक्ट नंबर पर आप हाय लिख के मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल तुरंत ही मिल जाएगी। तो ये थे सर आपके 20 वर्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में अपने बुक्स को ले जाने से पहले आपको करना है। अगर आप ये करके लेके जाएंगे ना तो वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा यार क्या बात है, क्या अकाउंटेंट को नॉलेज है। चलिए मिलते हैं हम लाइव क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।